भाग 28। विक्रम आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी नजर दरवाजे पर ही टिकी हुई थी कि विविधा अब तक क्यों नहीं आई। क्या वह अब तक नहीं जागी होगी? तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई। विक्रम ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली ताकि विविधा को पता न चले कि वह जाग रहा है। उसे कमरे के अंदर पैरों की आहट सुनाई दी और कुछ ही पलों में बैग को धीमे से खिसकाकर बाहर की ओर ले जाने का एहसास हुआ। विक्रम ने जब महसूस किया कि विविधा बैग लेकर बाहर जा रही है तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने उसने भुवन को विविधा का बैग कमरे से बाहर ले जाते हुए देखा तो गुस्से से उठ गया। यह क्या कर रहे हो तुम? भुवन ने घबराकर पीछे मुड़कर विक्रम को देखा। वह भैया जी, भाभी जी ने अपना बैग मंगवाया था, वही लेकर जा रहा था। विक्रम बोला। कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से। वापस रखो इस बैग को और मेरे कमरे में कोई भी नहीं आएगा, समझे? जाओ यहाँ से। विविधा को जो चाहिए होगा अपने आप ले जाएगी। भुवन जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए बैग वहीं छोड़ जल्दी से बाहर निकल गया। विविधा सिटिंग एरिया में बेसब्री से अपने बैग का इंतजार कर रही थी। काका अपने कमरे के दरवाजे से ही विविधा को इधर उधर परेशान होते देख रहे थे। वह मुस्कुराने लगे। दोनों एक जैसे पागल हैं। तभी भुवन सीढ़ियों से उतर कर आया। भाभी जी, भैया ने कहा है कि आपको जो चाहिए आप खुद ले लेना और किसी को भी उनके कमरे में आने से मना किया है। विविधा बोली। लेकिन भुवन बोला, लेकिन हमें माफ कर दीजिए भाभी जी, हम भैया को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं, कहकर वह वहां से भाग गया। विविधा ने अपना सिर पीट लिया। क्या करूं? इस महिषासुर ने तो नाक में दम कर रखा है। यह जानबूझकर ड्रामा कर रहा है ताकि मैं उसके कमरे में जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या करूं? अब मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। विविधा अब मजबूरन सीढ़ियों से ऊपर बढ़ चली और विक्रम के कमरे का दरवाजा चुपके से खोला, इस उम्मीद में कि विक्रम शायद सो रहा होगा और वह चुपके से अपना बैग लेकर वहां से भाग जाएगी। विविधा ने चुपके से कमरे का दरवाजा खोला और दबे पैर अंदर आ गई। उसने देखा कि कमरे की लाइट अभी भी बंद है। विक्रम अपने बिस्तर से गायब था। उसे वहां ना देखकर विविधा ने राहत की सांस ली और धीरे से बुदबुदाई। चलो, अच्छा है कि ड्रैकुला यहाँ नहीं है। मैं तो खामखा ही डर रही थी, लेकिन यह जब उठ चुका है तो इसने फिर भी लाइट्स ऑन क्यों नहीं की? पता नहीं क्या क्या आदत है इस चंट बुद्धि की। खैर, मुझे क्या लेना देना। विविधा दबे पांव आगे बढ़ी और अपना बैग ढूंढने लगी। अब मेरा बैग कहाँ छुपा दिया इसने? अंधेरे में कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। कुछ पलों की मेहनत के बाद उसे अपना बैग बिस्तर के पास रखा दिखाई दिया। विविधा बच्चों की तरह खुश होते हुए उछल पड़ी कि ये रहा मेरा बैग। अब इससे पहले वो अकड़ की दुकान विक्रम चौहान यहाँ आए, इसे लेकर भाग जाती हूँ। विविधा जैसे ही बैग को पकड़कर बाहर चलने को हुई कि उसे महसूस हुआ उसका बैग किसी चीज से बंधा हुआ है। विविधा को कुछ समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि उसका बैग एक चेन के जरिए विक्रम के बिस्तर से बंधा हुआ था। विविधा यह देखकर दंग रह गई। हे भगवान, अब यह क्या हरकत की है इस लड़के ने? यह ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? शादी हुए अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और इसका पतियों की तरह धौंस जमाना शुरू हो गया। विविधा बैग को चैन से आजाद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वह थक हार कर खड़ी हो गई। यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा, अब क्या करूं? तभी उसके सामने किसी ने पानी का ग्लास कर दिया। इसे पियो और एक बार फिर कोशिश करो। विविधा ने ग्लास लिया, पानी पी लिया और बोली, हाँ, ये सही बोला तुमने। विविधा को अगले ही पल एहसास हुआ कि पीछे कौन है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपने ट्राउजर के पॉकेट्स में हाथ डाले विक्रम खड़ा था। वो उसके इतने पास था कि अंधेरे में भी वो उसे अच्छे से देख पा रही थी। उसने राउंड नेक की टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसके बाइसेप्स साफ साफ नजर आ रहे थे। बाल आज हर बार की तरह हेयर जेल से सेट होने की बजाय बिखरे हुए और थोड़े गीले थे और गले में टॉवल थी।
विविधा ने पहली बार उसे कैजुअल लुक में देखा तो नजरें वहीं थम सी गई। वह धीमे से बड़बड़ाई, ये तो कैजुअल लुक में भी उतना ही स्मार्ट और हैंडसम लगता है जितना अपने फॉर्मल लुक में लगता है। विक्रम जानता था कि विविधा फिलहाल उसे नोटिस कर रही है। उसने एक पॉकेट से अपना हाथ निकाला और टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बेपरवाही से बोला, अब इतना भी मत घूरो मुझे कि मैं ऑकवर्ड फील करने लगूं। यह सुन विविधा ने अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन विक्रम ने उसके चेहरे पर शर्म से आई लालिमा को उस अंधेरे में भी नोटिस कर लिया था। विक्रम ने विविधा को थोड़ा और तंग करने का सोचा, और क्यों ना तंग करे। कल उसने पूरे 1 घंटे इस लड़की का इंतजार किया था, लेकिन वो आरुषि के कमरे में जाकर सोई थी। वह अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, ये अचानक से तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये एकदम से लाल कैसे हो गया? विविधा इधर उधर देखते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। नहीं, कुछ भी तो नहीं। विक्रम बोला, ओह, तो तुम ब्लश कर रही हो, पर क्यों? विविधा सोचने लगी कि कितना भोंदू पति है मेरा। पहले तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, फिर पूछ रहा है कि क्या हुआ। विक्रम बोला, जाने दो, तुम लगी रहो और पूरी ताकत के साथ कोशिश करो, क्या पता चेन टूट ही जाए। विविधा को अब याद आया कि उसे तो गुस्सा करना है विक्रम पर। उसने जाते हुए विक्रम की बाजू पकड़ अपनी ओर घुमाया और नाराजगी से बोला, तुम कहां चले? यही रुको। विक्रम बोला, क्यों? ताकि तुम मुझे घूरती रहो? विविधा मुंह बनाते हुए बोली, इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम। विक्रम बोला, इसका मतलब तुम इतना तो मानती हो ना कि मैं हैंडसम हूं? विविधा बोली, तुम कुछ ज्यादा ही मुंह फट हो रहे हो आज। विक्रम बोला, अब इंसान सच भी ना बोले। विविधा बोली, बात मत घुमाओ, पहले ये बताओ कि यह क्या तरीका है विक्रम? तुमने मेरे बैग को इस तरह चेन से बांधकर क्यों रखा है? मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। देखो, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, तो मैं लेट नहीं होना चाहती। चुपचाप मेरे बैग को उस चेन से आजाद करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। मेरा गुस्सा तुमसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। विक्रम हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी यह कोशिश नाकामयाब हो गई। विविधा बोली, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? विक्रम ने हाथ बढ़ाकर विविधा के बालों को आहिस्ते से उसके कान के पीछे कर दिया। तुम हरकत ही ऐसी कर रही हो और इतनी क्यों तिलमिला रही हो? वो तो शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने सिर्फ इस बैग को ही चेन से बांधा है, वरना चाहता तो तुम्हें ही इस चेन से बांध कर डाल देता। बहुत किचकिच करती हो तुम। विविधा 2 कदम पीछे होकर बोली, पर मुझे अपना बैग लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है? आरुषि के कमरे में। आरुषि के कमरे में? क्यों? वह उसका कमरा है, तुम्हारा नहीं। विविधा बोली, ठीक है, इस घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, मैं उनमें से कोई एक कमरा ले लूंगी। विक्रम थोड़ा नाराज सा बोला, क्यों लोगी दूसरा कमरा? तुम्हारा कमरा ये है। विविधा भी अब नाराज हो गई। नहीं, ये मेरा कमरा नहीं है। उसे बच्चे जैसे रूठते देख विक्रम अपनी नाराजगी छोड़ मुस्कुरा उठा। शक्ल से लगती तो हो, लेकिन इतनी अव्वल दर्जे के बेवकूफ होंगी ये नहीं सोचा था। अब क्या तुम्हें यह भी समझाऊं कि हमारी शादी हो गई है, तो यह कमरा मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है। विविधा बोली, किसकी शादी? कैसी शादी? शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। मेरी मर्जी पूछी ही नहीं, और मैं कोई गुलाम नहीं हूं तुम्हारी जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। विक्रम बोला, सही कहा तुमने, क्योंकि तुम मेरी गुलाम नहीं पत्नी हो। और रही बात तुमसे शादी की, तो इसमें मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं पूछता तो तुम भाव खाती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सामने भीख मांगता कि विविधा प्लीज मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा? हरगिज नहीं। मुझसे ऐसी उम्मीद तो करना भी मत। विविधा गुस्से से उसे देखने लगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। वैसे भी यह रिश्ता तो तुम्हारे लिए मजबूरी का ही है ना, तो कोई जरूरत नहीं है इसे निभाने की। विक्रम बोला, और तुमसे किसने कहा कि यह मजबूरी वाला रिश्ता है?
विविधा बोली, ओह, महिषासुर को अब यह भी याद नहीं। विक्रम बोला, तमीज से बात करो। विविधा बोली, ठीक है। ओह, तो महिषासुर जी, आप तो सबसे कहते फिर रहे हैं कि आपने शादी काका और आरुषि की वजह से की, क्योंकि उन दोनों को मैं पसंद हूँ और वो मुझे इस घर में लाना चाहते थे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको मैं पसंद नहीं थी और आपने यह रिश्ता सिर्फ उन दोनों की वजह से जोड़ा है। तो फिर ठीक है ना, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। विक्रम मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो तुम्हें इस बात की शिकायत है कि मैंने उन दोनों की वजह से तुमसे शादी की। मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की। विविधा बोली, हाँ, तो ऐसा कब कहा मैंने कि जबरदस्ती शादी वाली बात से नाराज नहीं हूँ? इस बात से भी नाराज हूँ। दरअसल तुम्हारी हरकतें ही इतनी हैं कि गिनती ही खत्म हो जाती हैं, और अपनी इन गोल गोल बातों में मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम्हें नहीं देना बैग तो मत दो, मैं इन्हीं कपड़ों में रह लूंगी। विविधा वहां से जाने लगी। वह अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि विक्रम की रौबीली आवाज उसे सुनाई पड़ी, एकदम भी कमरे से बाहर मत निकलना विविधा, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, पहली और आखिरी बार। यह सुनते ही विविधा सहम सी गई। उसे डर तो बहुत लगा, लेकिन खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं जाऊंगी। विक्रम बोला, फिर मुझे तुम्हें एक बार फिर से जबरदस्ती वापस उठाकर लाना होगा, जैसे टेरेस पर ले गया था, याद है ना? तब तो सिर्फ तुम्हारी बुआ ने देखा था, लेकिन यहाँ पूरा घर देखेगा। विविधा चौंकी, तुम्हें हो क्या गया है? ये कैसी हरकतें कर रहे हो कल से? विक्रम विविधा के पास आ खड़ा हो गया और सर्द लहजे में बोला, कैसी हरकतें कर रहा हूं? विविधा हिचकिचाई, नहीं, कुछ नहीं। विक्रम अब गंभीर लहजे में बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह सच है कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं और यह कमरा मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है। और ज्यादा नौटंकी नहीं चाहता मैं। इस घर में नौकर चाकर भी हैं, वह भी यह सब देखेंगे तो बाहर जाकर हमारे रिश्ते के बारे में 4 बातें बनाएंगे। कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे तो कुछ लोग तुम्हें गलत बोलेंगे। मुझे कोई क्या कहता है इस बात की मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी गलत बोला गया तो वह तुम्हारे माँ बाबूजी को शर्मिंदा कर सकता है। याद तो होगा तुम्हें कि तुम्हारी बुआ के झूठ की वजह से उन दोनों को और तुम्हें भी कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। समझदारी इसी में है कि किसी को भी ऐसा कुछ कहने का मौका ना दिया जाए। हम दोनों के बीच जो भी कुछ है वो हमारा पर्सनल मैटर है और इस कमरे के अंदर ही रहना चाहिए। इस कमरे के बाहर हम दोनों एक अच्छे कपल की तरह दिखने चाहिए, समझी? विविधा शांत हो सोच में पड़ गई। विक्रम ने उसे ऐसे देखा तो सोचने लगा कि चलो इस नकचढ़ी लड़की के भेजे में यह बात बैठी तो सही। उसने वापस जा विविधा के बैग में लगाई हुई चेन को हटा दिया और बोला, बाकी तुम खुद बहुत समझदार हो तो अपना फैसला ले सकती हो कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से काका या आरुषि को या फिर तुम्हारे माँ बाबूजी को शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तुम्हारे बाबूजी मेरी भी जिम्मेदारी है। विविधा बोली, ठीक है, लेकिन जैसा तुमने कहा कि यह कमरा मेरा भी है तो इसे मैं थोड़ा अपने हिसाब से भी रखूंगी। जो भी मुझे बदलाव करने होंगे इस कमरे में मैं करूंगी। तुम अपनी दादागिरी नहीं दिखाओगे। मुझे अंधेरे में ही नींद आती है तो रात को लाइट्स ऑफ रहेंगी। अगर तुम्हें देर रात तक कुछ काम करना है तो जाकर अपने स्टडी रूम में करोगे और मैं बिस्तर पर सोऊंगी और तुम सोफे पर सोओगे। एक कबर्ड तुम्हारी, दूसरी मेरी होगी। मेरी मर्जी के बिना तुम मेरे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाओगे। विविधा अपनी शर्त बोले जा रही थी। विक्रम उसे बोलते हुए देख रहा था। जब उसका बोलना बंद ही नहीं हुआ तो वह आगे बढ़ा और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। विविधा हैरानी से उसे देखने लगी। विक्रम बोला, अपनी रूल बुक लिखकर मेरी टेबल पर रख देना, जब फुर्सत होगी तो पढ़ लूंगा और अपनी रूल बुक तुम्हें ऑफिस से आकर समझा दूंगा। लेकिन एक रूल अभी बता रहा हूं कि मुझे इतनी बकवास पसंद नहीं है।
तो जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो अपनी चोंच थोड़ी कम ही चलाना, समझी? विक्रम ने अपनी टॉवल विविधा के कंधे पर रख दी। इसे ठिकाने लगा देना। वह कमरे से जाने लगा कि विविधा ने आवाज दी, विक्रम। विक्रम ने उसकी आवाज में संजीदगी महसूस करने के बाद पीछे मुड़कर देखा। विविधा बोली, क्या तुमने सच में मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की कि आरुषि और काका चाहते थे? विक्रम सोचने लगा कि अब इस पगली को कैसे बताएं कि वह उससे प्यार कर बैठा है, इसलिए शादी की है, लेकिन वह क्यों पहले इजहार करे? विविधा बोली, बोलो ना। विक्रम बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि उस रोज जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी ड्राइवर से प्यार करती हो, तब तुमने मुझे उसी वक्त सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं है? तब बता दिया होता तो यह बात इतनी ज्यादा तो नहीं बिगड़ती। विविधा नाराज होकर बोली, तुमने पूछा था क्या? तुमने तो सीधे फरमान सुनाया था मुझे। जब सामने वाले शख्स को मुझ पर भरोसा ही नहीं तो क्यों सफाई दूं? विक्रम बोला, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं ज्यादा सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। खैर छोड़ो, यह सब पुरानी बातें हैं। तुम अगर अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हो तो कर सकती हो, या तुम्हें किसी भी चीज के लिए जरूरत हो तो काका को बता देना। विविधा बोली, थैंक्स। विक्रम ने पूछा, किस लिए? तुमने मेरी फैमिली के लिए जो किया उसके लिए। विक्रम हल्की सी मुस्कुराहट लिए कमरे से बाहर निकल गया। वह सीढ़ियों से उतरकर अपनी स्टडी रूम की तरफ जा ही रहा था कि काका ने उसे पुकारा। उठ गए बेटा? विक्रम बोला, नहीं, फिलहाल तो नींद में ही हूं। कुछ काम था आपको तो जगाऊं खुद को? काका जोर से हंसे। तुम भी ना बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हो। विक्रम बोला, आप सवाल ही ऐसे करते हैं। अच्छा सुनो, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। किस खुशी में? अरे तुम्हारी शादी हो गई है कल, और वह भी तुम्हारी लेडी लव से। भूल गए क्या? विक्रम ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और अपने कमरे की तरफ देखा कि कहीं विविधा तो नहीं है वहां। आहिस्ता से बोलिए, वह सुन लेगी। काका बोले, क्या सुन लेगी? यही कि वह मेरी लेडी लव है। काका चौंके। तो तुमने उसे अभी तक नहीं बताया कि तुम उसे प्यार करते हो? विक्रम बोला, नहीं, पहले वह अपने दिल का हाल बताएगी, तब बताऊंगा। मैंने की ना शादी पहले से। कभी कभी तो लगता है कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि है। दयाल काका ने अपना सिर पीट लिया। तुम दोनों एक से बढ़कर एक हो। लड़ने से लेकर शादी तक बात आ गई, पर तुम्हारा अभी तक हाइड एंड सीक ही चल रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, आज बहू को पग फेरे की रस्म के लिए घर जाना है। वैसे आते तो शाम को है लौटकर, लेकिन तुम कल ले जाना उसे, क्योंकि यह शादी बड़ी जल्दबाजी में हुई थी, तो वह आज अपने मम्मी पापा के पास रहेगी तो अच्छा लगेगा उसे। और शाम को एक अच्छा सा गिफ्ट ले आना। शादी के बाद पहले दिन ही अपनी बीवी को गिफ्ट दिया जाता है। विक्रम बोला, उसे खुद को ही दे दिया है मैंने, यह गिफ्ट क्या कम है? काका हंसने लगे। जितना कहा है उतना करो, वरना बहू के सामने पिटते हुए अच्छे नहीं लगोगे। विक्रम बोला, तो बताओ कि क्या गिफ्ट दूं? काका बोले, इस मामले में तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तो कभी किसी लड़की को कुछ नहीं दिया। दिया होता तो क्या कुंवारा होता? वैसे एक बार कॉलेज में चमेली नाम की लड़की को गरम गरम 100 ग्राम जलेबी जरूर दी थी। अगर तुम चाहो तो वही दे देना। विक्रम मुस्कुरा उठा। तभी आपका कुछ नहीं हुआ और आप कुंवारे रह गए। दोनों हंसते हंसते स्टडी रूम में चले गए। घंटे भर बाद विक्रम अपने कमरे की तरफ चल दिया ताकि उसे पग फेरे के लिए तैयार होने को बोल सके। वह जैसे ही कमरे में आया कि सामने रेड साड़ी पहने विविधा दिखी। उसके बाल खुले हुए थे। विक्रम विविधा को देखता रह गया। वह रेड कलर में बेहद खूबसूरत लग रही थी।
अपनी साड़ी की प्लेट्स को ठीक करती विविधा को जब उसके वहां होने का एहसास हुआ तो नजरें उठाकर देखने पर विक्रम को खुद को घूरते हुए पाया। वह बुरी तरह झेप कर रह गई और इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। उसने चुपके से विक्रम की ओर देखा कि क्या वह अभी भी उसे देख रहा है, तो पाया कि हाँ, विक्रम अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। विविधा ने जल्दी से अपनी नजरें वापस हटा ली और खांसने का नाटक किया ताकि विक्रम का ध्यान उस पर से हट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विविधा को अब विक्रम पर गुस्सा आने लगा। वह नाराज हो उसके सामने खड़ी हुई और कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोली, क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें देख रही थी तब तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी, अब खुद क्यों घूर रहे हो? विक्रम खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, वह तो मैं कुछ सोच रहा था तो तुम्हारी तरफ नजरें चली गई होंगी और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। विविधा वापस जा मिरर के सामने अपनी प्लेट सही करने लगे। अच्छा, जैसे तुमने कहा और मैंने मान लिया। विक्रम उसके पास आकर खड़ा हो गया। तो तुम ही बता दो कि क्यों घूर रहा था तुम्हें मैं? विविधा हिचकिचा गई। रहने दो, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। विक्रम बोला, ये बात भी सही है। उसने देखा कि विविधा अभी तक साड़ी की प्लेट से जूझ रही है, तो वो आगे बढ़ा और उसकी मदद करने लगा। विविधा हैरान से उसे देख रही थी। विक्रम उसकी साड़ी की प्लेट्स ठीक करते हुए बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, माँ की कई बार मदद करता था तो आता है यह सब मुझे। विविधा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। विक्रम बोला, वैसे जब इतनी दिक्कत हो रही है तो साड़ी पहनी ही क्यों? कपड़े वही पहनने चाहिए जिसमें इंसान कंफर्टेबल महसूस करे। अच्छा, मैं बताने आया था कि जल्दी से तैयार हो जाओ। काका ने कहा है कि तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए घर छोड़ना है। घर जाने की बात सुनकर विविधा बहुत खुश हो गई। घर छोड़े भले ही उसे कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन विविधा को वह भी सालों के बराबर लग रहे थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया और आनन फानन में शादी हो गई। वह खुश होकर जल्दी से तैयार होने लगी। विक्रम कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, वैसे काका ने तो ये भी कहा था कि तुम्हें कुछ तोहफा देना होगा। शादी के बाद पति को देना होता है अपनी पत्नी को। तो बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? विविधा बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हक है तुम्हारा और अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आपका नहीं है उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। ललिता बुआ और मेघा अपने घर में बैठी हुई थी। मेघा बोलती है, मम्मी, यह सब तो हम सब पर उल्टा पड़ गया। वह लड़का तो बहुत तेज निकला, हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया और साथ ही हमारे असली चेहरे भी सामने ला दिया। अब तो मोहल्ले वाले भी हमें नहीं जीने देंगे। आप भी ना कमाल करती हो। अरे किस एंगल से वो आपको ड्राइवर लग रहा था? पूरा प्लान चौपट कर दिया आपने अपनी बेवकूफी की वजह से। जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए थी, उसे विविधा को खुद ही सौंप दिया आपने। अब वो जिंदगी भर राज करेगी और हम अब पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। ललिता बुआ शांत बैठी थी। उन्हें ऐसे देख मेघा खींच उठी। मम्मी, कुछ बोलो ना, जब से आई हो एकदम चुप बैठी हो। ललिता बुआ बोली, तो और क्या करूं, कुछ बोलने लायक बचा ही कहां है। गलती तो हुई है हमसे। अपने स्वार्थ के लिए हम उन लोगों का बुरा करने लगे थे जिन्होंने हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। मेरे भाई ने हमेशा मेरा भला चाहा, लेकिन देखो आज वही मुझसे नफरत कर बैठा है। पहले तो इस बात की तसल्ली रहती थी कि छुटकन सब संभाल लेगा। ज्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। मेघा बोली, ओफ वो मम्मी, आप क्यों इतना मेलोड्रामा कर रही हो? कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। मामा जी के पास जाकर थोड़ा रो धो लेना और उनके पैर पकड़ लेना। देख लेना, कुछ ही देर में मक्खन की तरह पिघल जाएंगे। ललिता बुआ बोली, नहीं, इस बार बात ऐसी नहीं है कि मामला संभल जाए। सारा राज सामने आ चुका है हमारा। दोनों अभी बात कर ही रही थी
कि आकाश के कॉलेज से फोन आया कि आज सुबह ही उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो लोग जल्दी ही वहां पहुंच जाएं। ललिता बुआ तो सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना, मेरे गलत कामों की सजा मेरे बेटे को मत देना। सही कहते हैं सब, सच्चे लोगों का दिल दुखाने पर सजा भी बहुत गहरी मिलती है। मेघा ने जल्दी से अपने पापा को फोन किया और बताया कि आकाश का एक्सीडेंट हो गया है। उसके पापा ने उसे फटकार लगाई। तुम जैसों के साथ ऐसा ही होता है। तुम तीनों ने आज तक छल फरेब भी तो किया है। किसी की बद्दुआ लोगे तो यही हाल होगा। और तुम तो अपनी माँ के नक्शे कदमों पर बहुत अच्छे से चल रही हो। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। तुमने तो अपने ही मामा के घर में आग लगाने की कोशिश की। सब पता चल चुका है मुझे। मैं तो मरते दम तक पछताऊंगा कि क्यों तुम्हारी माँ से शादी की मैंने तो तुमको और तुम्हारे भाई को भी कई दफा समझाया कि अपनी माँ की तरह मत बनो, लेकिन तुम्हें तो शॉर्टकट से पैसे कमाने थे ना। जो करना है करो, क्योंकि अब मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कहते हुए उन्होंने कॉल कट कर दी। मेघा ने ललिता बुआ की तरफ देखा। नहीं आ रहे पापा, सब पता चल गया उन्हें कल के बारे में। अब हमें ही चलना होगा अकेले। दोनों माँ बेटी आकाश के पास दूसरे शहर निकल गईं। विक्रम बाहर गाड़ी में बैठा विविधा का इंतजार कर रहा था। विविधा तैयार होकर सिटिंग एरिया में पहुंची तो काका मिले। आज पूरा दिन अपने माँ पापा के साथ बिताओ, कल विक्रम तुम्हें लेने आ जाएगा। कुछ तोहफे तुम्हारी तरफ से तुम्हारे माँ पापा के लिए मैंने गाड़ी में रखवा दिए हैं। विविधा बोली, तोहफे की कोई जरूरत नहीं है काका, आप। दयाल काका ने उसकी बात बीच में काटी और बोले, क्यों जरूरत नहीं है? उन्होंने हमें अपनी इतनी प्यारी और गुड़ी बेटी सौंपी है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम हम बड़े लोगों के बीच मत पड़ो और जल्दी से बाहर जाओ। अकड़ू बहुत देर से इंतजार कर रहा है तुम्हारा, कहीं गुस्सा ना हो जाए। विविधा ने काका से आरुषि को अपने साथ ले जाने की जिद की। आरुषि का भी मन था अपनी भाभी के घर जाने का, तो काका ने उसे जाने दिया। दोनों जब बाहर निकल विक्रम की गाड़ी में बैठ गईं, तो विक्रम ने आरुषि की ओर देखा और कहा, तुम कहाँ चल दी? आरुषि कुछ कहती कि उससे पहले ही विविधा बोल पड़ी, मैं लेकर जा रही हूं इसे, तुम्हें कोई दिक्कत है? विक्रम बोला, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भला? विक्रम विविधा के घर पहुंचा। आरुषि जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके घर के अंदर भाग गई। विविधा भी जब जाने को हुई कि विक्रम ने उसे रोका। विविधा? विविधा ने पीछे मुड़ उस ओर देखा। विक्रम बोला, आरुषि का ख्याल रखना। जानता हूं कि कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए कह दिया। इतने में ब्रिजेश जी और छवि जी घर से बाहर आ गए। उन्हें देख विक्रम गाड़ी से उतरा और उन दोनों के पैर छू आशीर्वाद लिया। ब्रिजेश जी बोले, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ देर तो अंदर आकर बैठो। तुमसे तो कभी बात तक भी नहीं हो पाई मेरी या छवि जी की। विक्रम बोला, फिर कभी, आज बहुत काम है, फिर कभी साथ बैठेंगे ना हम। फिलहाल तो मुझे चलना होगा। विक्रम ने काका के दिए सारे तोहफे घर के अंदर रखे और ऑफिस के लिए निकल गया। ब्रिजेश जी बोले, कितने समझदार और सुलझे हुए दामाद जी मिले हैं हमें, हमारे तो नसीब ही खुल गए। छवि जी बोली, एकदम सही कहा आपने। पीछे खड़ी विविधा उनकी बातें सुन सोचने लगी, ये एक नंबर का ड्रामेबाज है। मेरे घर वालों के सामने इतना शरीफ बनता है कि इससे सीधा पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह अपने माँ बाबूजी के साथ घर के अंदर चली गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।